इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता अंजन श्रीवास्तव से। बातचीत कर रहे हैं सुधांशु शेखर। अंजन जी, विविध भारती के स्टूडियोज में हम आपका स्वागत करते हैं अपने तमाम सुनने वालों की ओर से और विविध भारती सेवा की ओर से। धन्यवाद। आपको भी, विविध भारती को भी और सारे श्रोताओं को। अंजन जी, आपसे पहला सवाल कि आपको अभिनय करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली? अभिनय की प्रेरणा जी कुछ तो अपने अंदर से हुआ करती है। जब तक ये अंदर से नहीं होती है वो बात बनती नहीं है। परंतु फिर भी जो सर्कमस्टांसेस थे, जो माहौल था, उसमें अभिनय का कहीं नामो निशान नहीं था। यानी इसकी कोई संभावना नहीं थी कि मैं इस जगत में अच्छी तरह से अपने पांव जमा सकूं, क्योंकि मैं बेसिकली यूपी का रहने वाला हूं और एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हूं। मेरे पिताजी एक नौकरी करते थे, अभी रिटायर्ड हैं, और वो नाटक में इतना ज़्यादा हिस्सा लेना वो उनकी डिक्शनरी में कहीं आ ही नहीं सकता था जी। अब सवाल है, जब तक कि आपके अंदर की भावना जागृत नहीं होती है, आप इस तरफ नहीं कदम बढ़ा सकते थे। अब सवाल है कि कितना ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपके सामने, उसे कितना पार कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है सिर्फ आपके अंदर की इच्छा पर। हमारी इच्छा शुरू से रही है, लेकिन जहाँ जो प्रश्न आपने किया और जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उसका संबंध इससे है कि ये प्रेरणा मुझे मिली है बलराज साहनी जी से। अच्छा। उनके बारे में पढ़कर, उनकी फिल्में देखकर। मेरे पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, परंतु बलराज जी की फिल्म ज़रूर देखते थे, और यही कारण था कि मेरा ध्यान बलराज जी पर आकर्षित हुआ। शायद ये पिताजी की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग है कि एक इतने ऊंचे कलाकार और इतने ऊंचे विचार वाले कलाकारों के बारे में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया माहौल ने जी। और जब मैं उनके बारे में पढ़ा, और एक खास एक फिल्म की शूटिंग कलकत्ते में हो रही थी प्रभात मुखर्जी के डायरेक्शन में, जो उन्हीं के दोस्त थे, चिमनी का धुआं। जिस वक्त मैं उनसे मिला तो मैं जान पाया कि ये सिर्फ एक फिल्मी कलाकार नहीं है, बल्कि इनका नाटक में बहुत बड़ा योगदान है, और इनकी जो जड़ें हैं वो नाटक से संबंधित है, समाज से संबंधित है, समाज की समस्याओं से संबंधित है। लेकिन उस वक्त मैं इन बातों को इतना समझ नहीं पाया। एक ऑटोग्राफ लेने के लिए गया था, उन्होंने बड़े ही तिरस्कृत भाव से मेरी तरफ देखकर ऑटोग्राफ दे दिया, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा, और शायद मन ही मन में मैंने ये तय कर लिया कि मैं इसके बाद कभी किसी का ऑटोग्राफ नहीं लूँगा। लेकिन उनके बारे में जानने की इच्छा होने लगी, और जो फिल्म के डायरेक्टर थे मिस्टर प्रीतम, आर.एस. प्रीतम जी, जो हमारे स्कूल के टीचर भी थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है जो तुम्हारा ध्यान इनकी तरफ गया, क्योंकि ये सिर्फ कलाकार नहीं, इसलिए ये पर्सनालिटी तुमको इतनी बड़ी लग रही है जी। और इसके बाद मैं नाटक करने के लिए कि मैं चलो एक नाटक से शुरुआत करूं, मैंने परमिशन मांगी, तो पिताजी ने साफ ना कह दिया। लेकिन माँ ने उस वक्त सहयोग दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, स्टेज पर नहीं तो कम से कम रेडियो प्ले तो कर ही सकता है। अच्छा, इसमें तो कोई आपने रेडियो से की हमने। फिर आप हमारे बीच के हैं। हाँ बिल्कुल, आपके बीच का हूँ। यहीं से शुरुआत हुई। आकाशवाणी कलकत्ता 1967 में मैंने ड्रामा ऑडिशन दिया, और पहला नाटक जो मुझे मिला वो है लापता। ये प्रेमेंद्र मित्र के बंगला नाटक निरुद्देश्य का हिंदी रूपांतर था, और जिसमें मेरी मुलाकात कृष्ण कुमार जैसे बहुत दिग्गज अभिनेता और दिग्दर्शक से हुई जी, जिन्होंने मुझे पहली बार ऑफर किया, इनवाइट किया कि आप आइए हमारे थिएटर में ज्वाइन कीजिए। और मैं जाना चाहता था तब तक कि एक रेडियो की पुरानी कलाकारा श्रीमती सुशीला मिश्रा, जिनको हम लोग कलकत्ते में मम्मी कहते थे, उनकी भी एक संस्था थी कला भवन, जिसमें वो डायरेक्ट कर रही थी, और उस समय बांग्लादेश पर अटैक हुआ था, और एक नया नाटक वो तैयार कर रही थी फौजी भाइयों के लिए जी, और उसका नाम था कायाकल्प। तो वो मेरा पहला नाटक स्टेज पर हुआ, और पहला रेडियो प्ले था लापता। तो अंजन जी, आपका पहला नाटक जैसा कि आपने बताया रंगमंच के लिए था कायाकल्प और रेडियो के लिए था लापता, लेकिन
यहाँ पे एक सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, ये सवाल नाटकों से जुड़ा हुआ है, खास तौर पे हिंदी नाटकों से, कि हिंदी नाटकों का व्यावसायीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हिंदी नाटकों का जो दर्शक है उसमें टिकट खरीदकर नाटक देखने की प्रवृत्ति अभी तक उसमें नहीं जाग पाई है। वो चाहता है कैसे भी नाटक हम देख लें। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, नाटक लिखने वाले, नाटक करने वाले, या फिर दर्शक? कोई भी नाटक हो या फिल्म हो, उसके लिए सिर्फ एक ना तो मेकर होता है बनाने वाला, ना ही राइटर अकेला जिम्मेदार होता है, ना ही अभिनेता होता है। ये सब मिलजुल के जैसे एक फिल्म में होती है वैसे एक नाटक में भी होते हैं। श्याम बेनेगल या गोविंद निहलानी या एम एस सट्टू या रे साहब की कई फिल्में नहीं चलती हैं जबकि दूसरी फिल्म चल जाती है। उसी तरह कई नाटक हैं जो नहीं चलते हैं लेकिन शफी नामदार प्ले करते हैं, नाटक करते हैं, उनका चल जाता है। अब सवाल है क्या हम नाटक चलाने के लिए ही नाटक करें? तो वो भी बड़ा खतरनाक गेम हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए कि सिर्फ उसको पॉपुलर बनाने के लिए ही ना करें, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि वो आम जनता तक पहुंच सके, आम जनता को कर्ण प्रिय हो, चक्षु प्रिय हो, तो ये जरूरी है, नहीं तो बात पहुंचेगी नहीं। तो दोनों का एक सामंजस्य रखना बहुत आवश्यक है। अंजन जी, आइए अब चलते हैं नाटकों से फिल्मों पर। पिछले दिनों मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने एक फिल्म में काम किया है जिसका नाम है मिसिसिपी मसाला। ये कुछ अजीब सा नाम नहीं, मिसिसिपी मसाला? बताएंगे ये फिल्म क्या है, कैसी है? मिसिसिपी मसाला, एक तो मीरा नायर ने पहली फिल्म बनाई थी सलाम बॉम्बे, उसमें बहुत छोटा सा रोल किया था, और वो इत्तेफाक से मेरा एक नाटक देखने आई थी मोटे राम का सत्याग्रह, जो सत्तू साहब ने ही डायरेक्ट किया, हमारे इप्टा का प्ले है जी। उस दौरान उन्हें लगा कि मैं एक खास कैरेक्टर कर पाऊंगा, चरित्र निभा पाऊंगा, जो उन्होंने मुझे दिया। आप में संभावनाएं दिखी, और जब उन्होंने ये ऑफर किया तो मैंने कहा कि भाई मैं सलाम बॉम्बे की तरह उतना छोटा सा रोल नहीं करूंगा जिसका कोई मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि सेंसर की वजह से तुम्हारे काफ़ी रोल काट देने पड़े, लेकिन ये मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इसमें आपको हतोत्साह नहीं होना पड़ेगा, मैं सारा कुछ कंपेंसेट कर लूँगी। ये रोल बहुत ही मेजर रोल है। और मिसिसिपी मसाला का जब सब्जेक्ट सुना मैं तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बेसिकली तो मैं आम जनता का आदमी हूँ वागले के रूप में, और वैसे नाट्य संस्था भी हमारी आम जनता की है। और इस फिल्म का सब्जेक्ट भी मुझे कुछ वैसा ही लगा, बल्कि आम जनता सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, सारा विश्व का ये सब्जेक्ट बेसिकली ये सब्जेक्ट उस पर है, कलर प्रॉब्लम, यानी रंग भेद। काले, गोरे और गेहुए, यानी काले निग्रोज, अफ्रीकन, जिसको काले के नाम से, ब्लैक के नाम से पुकारा जाता है अमेरिका में खुद गोरे हैं, और जो गेहुए यानी ब्राउन, जो हम भारतवासी हैं, जो हर जगह फैले हुए हैं आजकल जाके मैंने देखा मिसिसिपी मसाला की शूटिंग में, तो इन तीनों का जो रंग भेद, जैसे शूटिंग अमेरिका में हुई, अमेरिका और युगांडा में हुई। युगांडा में हमारी जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ अमेरिका में 3 हफ्ते रह के लगातार शूटिंग करके मैंने अपना रोल अदा किया, और काफी उन लोगों को पसंद आया। इसमें बेसिकली ब्राउन अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट के बीच में है, एडजस्टेबल कंडीशन में है, जबकि युगांडा में जनरल अमीन के टाइम पे ब्राउन को निकाल दिया गया था, ब्लैक और ब्राउन का ही झगड़ा था। ये सारी चीजें उन्होंने इस फिल्म में दिखाई हैं। फिल्म के बारे में ज्यादा कहना उचित नहीं। अंजन जी, हमारा ये मानना है कि समाज के प्रति हर माध्यम की अपनी जिम्मेदारी होती है, समाज में उसकी अपनी एक अलग भूमिका होती है। साथ ही साथ इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्में एक सशक्त माध्यम है, और फिल्में हमारे जनजीवन को, हमारी चिंतनधारा को, हमारी विचारधारा को काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो ऐसे में क्या ये फिल्मों की या फिल्मकारों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि वे हमें स्वस्थ फिल्में दें ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके? जी हाँ, बिल्कुल है, और उसी के लिए शायद मैं भीतर से लड़ रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, अपने ढंग से कर रहा हूँ। अच्छा, लड़ने के लिए ज़रूरी है कि माध्यम के साथ रहा जाए, चाहे वो नाटक का माध्यम हो, चाहे वो दूरदर्शन का है, चाहे वो बड़े स्क्रीन का है जी। देखिए, जहाँ तक पॉपुलैरिटी का सवाल है, एक ज़माना था कि तमाशा भी फिल्मों से ज़्यादा पॉपुलर था, और फिल्म दिखाने के लिए डंके की चोट पे, गाड़ी में, रिक्शा पे लाउड स्पीकर लगा के बोलना पड़ता था कि आज फलाना ऑडिटोरियम में ये फिल्म दिखाई जाएगी, किस्मत दिखाई जाएगी। वो भी ज़माना था। तो क्या उस वक्त नाटक या तमाशा पॉपुलर नहीं था? लोग तमाशा देखने जाते थे, फिल्म कम। जब फिल्म पॉपुलर हुआ और उनको लगा कि फिल्म के अंदर वो सारी कुछ मिलेगी,
सारी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जो हम नाटक में नहीं देख सकते हैं, तो फिल्म की तरफ आकृष्ट हुए। अब जैसे नाटक वालों का भी ये उस समय नैतिक जिम्मेदारी थी कि अच्छी चीज़ दें। अच्छी चीज़ का मतलब क्या है? अच्छी चीज़ मतलब इंटरटेनमेंट तो है ही है, मनोरंजन के बिना ये माध्यम नहीं है, चाहे वो नाटक का है, चाहे दूरदर्शन का है, चाहे वो आकाशवाणी का है, चाहे वो बड़े स्क्रीन का है। लेकिन साथ में हमेशा ये ज़रूरी है, और इस वक्त और बहुत स्पष्ट हो चुका है कि हम इसके साथ मैसेज नहीं देंगे या समाज की बिगड़ती हालत, अगर बिगड़ती हालत है तो उसे नहीं सुधारेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है मनोरंजन का भी। इसलिए ज़रूरी है। तो मैं वहाँ पे था कि फिल्म पॉपुलर हुआ, लेकिन जैसे मैं फिल्म बनाने वाला हूँ, फिर पॉपुलैरिटी जब होती है तो साथ साथ में पैसे भी आने लगते हैं, रिटर्न ज़्यादा आने लगते हैं। फिर मेरा लोभ, मैं इंसान से नीचे गिर के मैं सिर्फ उसी लोभ पे केंद्रित हो जाता हूँ कि मैं पैसे और कैसे कमाऊँ। कौन सी चीज़ है इस फिल्म में जो पब्लिक को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, तो पता चला वही चीज़ दे रहे हैं। इसलिए वो एक ज़माना आ गया दूरदर्शन का, जब और अच्छी चीज़ें, उससे बेहतर चीज़ें मिलने लगी। ऐसा तो नहीं कि समाज में सब के सब भ्रष्ट हो चुके हैं, कुछ लोग तो अभी भी बाकी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। कहा जाता है ना, एक भी आदमी बचा रह जाए तो दुनिया चलेगी सही। तो उसी थ्योरी पर मैं कहता हूँ कि नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन चारों मीडिया को रहना ज़रूरी है। दूरदर्शन आ गया है तो ये अच्छी चीज़ है कि हम एक नया विज्ञान के माध्यम से हम एक नई चीज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे और अच्छी चीज़ों के लिए। तो हम तीनों चारों मीडिया को अलग अलग रख सकते हैं। नाटक अपनी जगह पे जो हमारे सभ्यता को बचा के रखेगी, दूरदर्शन शैक्षणिक विषय को प्रोत्साहन देती रहेगी, और कंप्लीट इंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं, या ऐसी चीज़ जो हमारे माइनर बच्चों को नहीं देखना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं देखना चाहिए और समझने लायक है बड़े लोगों को, वो हम बड़े स्क्रीन में दिखाएंगे। आकाशवाणी जो ऐसे जगह तक पहुंच सकती है जो हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, यानी इकोनॉमिकल कंडीशन को तो जानते ही हैं। तो जिनके पास दूरदर्शन नहीं हो सकता है, वो आकाशवाणी के ज़रिए तो हम और अच्छी चीज़ दे सकते हैं और लेटेस्ट चीज़ें दे सकते हैं। तो ये चारों माध्यमों का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अंजन जी, बहुत सारे सवाल रह गए जो आपसे पूछने हैं, लेकिन घड़ी हमें आज्ञा नहीं दे रही है, इससे आज की बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने हमारे श्रोताओं के लिए वक्त निकाला, आप विविध भारती के स्टूडियोज में आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं हमेशा ऋणी हूँ आकाशवाणी का भाई, जब बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। बस जनता से मिलने का ये मौका जो आपने दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। इनसे मिलिए के अंतर्गत अभी आप अभिनेता अंजन श्रीवास्तव से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट कर रहे थे सुधांशु शेखर। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए